हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम लोग करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस डाइवर्सिटी में वी हैव कंप्लीटेड मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगाई किंगडम और उसके ऑर्गेनिजम्स को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हम जो किंगडम लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर लिया था उसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? प्लांटे। क्या नाम था? प्लांटे। प्लांटे एक लैटिन टर्म है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। हमने अभी तक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे स्टूडेंट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक अधूरे रह गए थे उससे मैं आपको स्टार्ट कराती हूं। देखो, अगर हम मोबिलिटी के सेंस में बात करें तो क्या प्लांट मूवमेंट करते हैं? ऑफ कोर्स मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो अपनी एक जगह पर खड़े होकर मूवमेंट करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो जाते। आपने नहीं देखा होगा बरगद का पेड़ खड़ा है, दूसरे दिन उठ के वो दूसरे के घर पे चला गया, नहीं, पर उसकी लीव्स हिलती हैं। ठीक है, हवा आएगी तो फ्रूट्स हिलेंगे, लीव्स शेड हो जाएंगी, तो दे मूवमेंट एट अ रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन बट दे नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ओवरऑल मोटिलिटी के बेसिस पर दे आर इमोबाइल। पर हम इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, मतलब दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम one place to another place, one place to another place, but they still show movement of some body parts at the restricted position. ठीक है, प्लांट खड़ा है, लीव्स हिल रही हैं, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ी और कोई ना कोई एक पार्ट हिल रहा है। ऐसे नहीं पूरा स्टेम हिल रहा है या पूरा प्लांट ही हिल गया। देखो, ऐसे तो देखा होगा आपने, बहुत तेज हवाई प्लांट गिर गया, तो डेट मीन्स उसने कोई ना कोई क्या शो किया है? मूवमेंट शो किया है ना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट स्टिल they show movement of some of their body parts, some of their body parts at a restricted position, at a restricted पोजीशन। मतलब प्लांट एक ही जगह खड़ा रहेगा, उसके बॉडी पार्ट्स को हिला लो, वो वहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो गया है, एट अ रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? देखो, एग्जाम्पल आपको लेके चलने हैं, इससे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और आंसर का पैटर्न भी बहुत अच्छा होगा। एग्जाम्पल मतलब जैसे मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स। भाई फूल थोड़ा थोड़ा हिलता है ना हवा में, ठीक है, और लीव्स। ठीक है, फ्रूट गिर गया, हवा चली तो फ्रूट्स, तो कोई ना कोई मूवमेंट तो दिखाया ना, पर प्लांट तो उसी जगह पे खड़ा हुआ है। तो सम ऑफ द पार्ट इज शोइंग मूवमेंट, स्टिल द प्लांट इज एट देयर रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन। ठीक है, और एक बहुत क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ सकते हो, बताओ क्या होता है प्लांट में? आपने जब प्लांट सेल पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। स्टूडेंट, फंगस में सेल वॉल किसकी थी? या फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में काइटिन। इसमें किसकी बनी हुई है? मैंने आपको बताया था ना, सेल में सेलुलोज किसकी थी? सेलुलोज। याद आ रहा है? मैंने कहा था ना, सेल इसलिए फर्स्ट पढ़ाया था। हर चैप्टर सेल से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अगर मैं आपको तब मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं पढ़ाती तो हाउ विल यू ग्रेस्प एट एवरी पॉइंट व्हेन आई एम यूज्ड टू राइट दीज पॉइंट्स इन दिस चैप्टर अगेन? ठीक है,
तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किसका बताओ? सेलुलोज। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको सेल में बता चुकी हूं। ठीक है, और ये सेल वॉल का क्या फंक्शन है आपके प्लांट में? देखो बिल्कुल ही, देखो आपका जो सेल है, सेल के आसपास पहले सेल मेम्ब्रेन होगी, पर प्लांट्स में एक एडिटिव लेयर होती है सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल हुई, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई ना, आउटर मोस्ट कवरिंग, प्रेजेंट आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, present outer to the cell membrane, outer to the cell membrane। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या है? देखो सबसे बाहर वाली है, बाहर वाला गेट, आपके घर में सबसे बाहर वाला गेट किसकी तरह होता है? आप उसको भारी लोहे का बनवाते हो प्रोटेक्शन के लिए कि कोई अंदर नहीं आ पाए। फिर तो वेरियस चैनल्स होते ही हैं क्रॉस करने को। तो इट इज रिजिड, ठोस है, इट इज रिजिड एंड एक्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, एंड एक्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग। और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ स्टूडेंट्स। देखो आपके इन्वायरमेंट में आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज प्लांट भी मिल सकता है, चौड़ा भी मिल सकता है, सकरा भी मिल सकता है, मतलब यू हैव डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ साइज एंड शेप। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो साइज एंड शेप का पहले ही था, हो सकता है उस टाइम पे नहीं पढ़ा होगा। साइज एंड शेप, देखो प्लांट की साइज एंड शेप आप प्लांट की डिजाइन को देखकर बोलोगे। कैसे बोलोगे? अकॉर्डिंग टू दी बॉडी डिजाइन, अकॉर्डिंग टू दी बॉडी डिजाइन। मेरा कैसा है? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उंगलियां हैं, कमर है, पेट है, ठीक है, शोल्डर है, सर है, उसमें बाल है, 2 आंखें, ये मेरी क्या ह्यूमन बीइंग का डिजाइन है। जनरली आपको यही डिजाइन सब में दिखेगा, पर फिर भी सब लोग क्या है, अलग अलग नजर आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है? देखो साइज में मैंने आपको शुरुआत में हमेशा लिखा है, साइज का मतलब वेरियस साइज, वेरियस साइजेस का मतलब क्या होता है? लार्ज भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, और स्मॉल प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, और शेप में, शेप किसकी आएगी? प्लांट की बॉडी की डिजाइन की। प्लांट की बॉडी में क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, और लीव्स होती है। जनरली आपको आउटर स्ट्रक्चर क्या है, यही नजर आता है। रूट में वेरियस काइंड की हो सकती है, स्टेम चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लीव लंबी भी हो सकती है, पैनी भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है। तो इतना सब यहां नहीं लिखाऊंगी क्योंकि वेरियस प्लांट्स को पढ़ते पढ़ते आपको ये चीजें अपने आप क्लियर होंगी। तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। इसको लिखिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के लगभग सारे ही पढ़ लिए, और थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम बोलें कि प्लांट्स बहुत सारे हैं, प्लांट्स, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स बहुत सारे हैं। प्लांट्स क्या है? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो बहुत सारों को कैसे पढ़ूं? आप बोलोगे मैम क्लासिफाई कर दो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या कर दूं? जो प्लांटे क्लासिफिकेशन है उसके अंदर भी मैं क्या कर दूं?
सब क्लासिफिकेशन कर दूं। जब मैंने ये क्लासिफिकेशन में मैं इनके सिद्धांत पढ़ रही हूं कि सेलुलैरिटी के बेसिस पर, हैबिटेट के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, तो मैं क्या सब क्लासिफिकेशन के बेसिस नहीं करूंगी? डेफिनेटली मैं करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूं? बेसिस ऑफ सब classification of plants। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया? लेट्स अंडरलाइन इट। किस तरीके से मैं प्लांट्स को सब क्लासिफाई कर सकती हूं? मैं बोल सकती हूं कि प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएट है तो उस कैटेगरी में डाल दो, डिफरेंशिएट नहीं है तो कुछ प्लांट्स को उस कैटेगरी में डाल दो। आप बोलोगे मैम बॉडी का डिफरेंशिएशन मतलब बॉडी का डिवीजन, और हर एक डिवीजन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो बॉडी डिफरेंशिएशन मतलब वेदर द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक, अगर मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं किसी भी प्लांट का तो आप कैसे समझोगे? ये तो आप ग्राउंड ले लो, ठीक है, ये क्या है? रूट, रूट जो कि ग्राउंड के बीनीथ होंगी। इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभार रूट्स हवा में भी होती हैं, पर प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी नहीं पढ़े तो डोंट गो इन बियॉन्ड। मैं आपको सिर्फ अभी जो पढ़ाना है वो ही पढ़ाऊंगी, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ठीक है, हो गया। अब क्या आया? रूट, स्टेम, डंडा, इसका बेस जिसपे खड़ा है, जिसपे प्लांट क्या है? खड़ा है। रूट्स ने पकड़ के रखा है ग्राउंड को, लेकिन खड़ा किस पर है? आपको दिखता क्या है? स्टेम दिखता है ना, तो दिस इज योर स्टेम। डंडे की तरह लॉन्ग सिलिंड्रिकल, और दिस इज योर लीफ। अब इस लीफ से एसोसिएटेड, इस लीफ के आसपास एसोसिएटेड आपके फ्रूट भी लगते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स भी लगते हैं। ये लिखते हैं ना, मतलब बॉडी कितने में डिफरेंशिएट है? 1 2 3। ये तो क्या है? सब पार्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट पे फ्रूट उगे या हर प्लांट के पास फ्लावर हो, पर ये 3 बेसिक जो स्ट्रक्चर है हर प्लांट के पास होंगे। रूट के पास भी, स्टेम के पास भी, लीफ के पास भी। रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। ठीक है, तो RSL अगर अपन इसको बोलें तो RSL तीनों चीजें होनी चाहिए, पर किन्हीं प्लांट में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं देखा जाता है। ठीक है, अभी जब आप मैंने सब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी उसमें कोई पहला सिंपलर वन भी आएगा और दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स आएगा, तो हो सकता है सिंपलर वन की बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं हो, फिर थोड़ा आगे आया तो रूट और स्टेम है, लीफ नहीं है, या किसी में रूट और लीफ है, स्टेम नहीं है, कि जनरली स्टेम होगा। उसके बाद आप आए हो, फिर रूट और स्टेम आया, थोड़ी सी लीफ आई, फिर रूट और स्टेम आया, लीफ आई, फ्लावर नहीं है, फ्रूट है, फिर रूट और स्टेम लाया, फ्लावर और फ्रूट दोनों है। मतलब एक में तो तीनों नहीं है, रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीफ भी नहीं है। फिर आप थोड़ा आए हो, रूट डेवलप हो गई, फिर आगे आए हो, रूट के साथ स्टेम डेवलप हो गया, फिर थोड़ा आगे आए हो, रूट के साथ स्टेम और लीफ डेवलप हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा आगे आए हो, रूट स्टेम लीफ, फ्लावर भी आ गए, फ्रूट नहीं आ रहा है, फिर रूट स्टेम लीफ, फ्लावर और फ्रूट भी आ रहा है। तो आप बोलोगे कि जिस प्लांट के अंदर रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर्स भी है, फ्रूट्स भी है, दे आर कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्लांट्स। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसिडर, पर पहले नहीं था, धीरे धीरे एवोल्यूशन करके टाइम लेके धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक एड ऑन होते गए, बढ़ते गए और डेवलप होते गए। ठीक है, तो जो बेसिस है फर्स्ट वो क्या है? बॉडी डिफरेंशिएशन, बॉडी डिफरेंशिएशन, वेदर बॉडी डिफरेंशिएट है या नहीं है। ठीक है,
उसके बाद अगर आपको किसी भी प्लांट में फ्रूट बोना है, ठीक है, क्या मैं कह सकती हूं, चलो इस सारे हेडिंग को छोड़ दो, अगर आपको किसी प्लांट की प्रोजेनी को आगे बढ़ाना है, जेनरेशन को आगे बढ़ाना है, आप चाहते हो कि प्लांट रिप्रोड्यूस करके एक और प्लांट बना दे, तो आपको जरूरत है कि प्लांट हैव द कैपेबिलिटी टू बियर सीड। तो किसी प्लांट में सीड आएगा और किसी प्लांट में सीड नहीं आएगा। तो ये एक बेसिस मान सकती हूं मैं क्लासिफिकेशन का, मतलब बियरिंग मतलब बोना, मतलब सीड का आना, बियरिंग ऑफ सीड्स। अब सीड भी क्या होते हैं, मान लो किसी प्लांट में सीड आ रहे हैं, उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है। सीड आ रहा है, कवर्ड है या कवर्ड नहीं है। अगर कवर्ड नहीं है तो नेकेड सीड है, और अगर सीड कवर्ड है तो इनक्लोज्ड सीड है। मैंने क्या बोला, या तो बॉडी डिफरेंशिएट होनी चाहिए या नहीं डिफरेंशिएट होनी चाहिए। मान लो बॉडी डिफरेंशिएट है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, तो सीड बियरिंग भी हो सकती है या फिर सीड बियरिंग नहीं भी हो सकती है। अगर सीड बियरिंग है तो और कॉम्प्लेक्सिटी डालो। सीड दो तरीके से आएंगे, सीड आ गया, कवरिंग नहीं आई, नेकेड है, ठीक है, खुला हुआ है। एक है सीड आया, कवर्ड होकर आया, एक कवच है उसके आसपास, इनक्लोज्ड है, ठीक है, आई एम इनक्लोज विद इन माई क्लोथ, तो ये भी क्या है, इनक्लोज्ड है। तो कवरिंग ऑफ सीड्स, कवरिंग ऑफ सीड्स, इसको थोड़ा सा अगर अपन इलेबोरेट करके लिखें तो बॉडी डिफरेंशिएशन इनटू रूट, नीचे से ऊपर चलते हैं अपन, रूट, स्टेम एंड लीफ। वी नेवर राइट लीफ, स्टेम एंड रूट, क्योंकि बेस तो प्लांट का रूट है ना, रूट पकड़ेगी ग्राउंड को, उसके बाद ही तो उगेगा, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, माइनस, डिफरेंशिएशन नहीं है, या फिर प्लस है। इसमें तीनों भी आ सकते हैं, दो भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बेयरिंग ऑफ सीड्स, बेयरिंग ऑफ सीड्स मतलब सीड का आना प्लस हो गया, सीड का नहीं आना माइनस हो गया, सीड का नहीं आना माइनस हो गया। समझ में आ रहा है आपको, सीड का नहीं आना माइनस हो गया, ठीक है। अब अगर सीड्स आ रहे हैं तो उनमें कवरिंग कैसी है, ठीक है। इफ सीड हैज नो कवरिंग, if seed has no covering, it is considered as naked seeds, it is considered as naked seed। और अगर if seed has covering, तो उसके बाद enclosed seed। ये तीन बेसिस हैं सब क्लासिफिकेशन के, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाएंगे कि किन किन बेसिस पर इन तीनों को मिलाकर प्रॉपरली हमने प्लांट किंगडम को क्या किया है, सब क्लासिफाई किया है। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलो, अपन ने प्लांटे में क्या क्या पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। उसके बाद हमने कहा है कि प्लांट्स आर मच मोर डाइवर्सिफाइड इन कंपैरिजन टू मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए भी सब क्लासिफाइड है। अब उस सब क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या किया, तीन तरीके से पढ़ा ना, तो इन तीनों को क्या है अब हम चार्ट में डालेंगे। इन तीनों को क्या है अब मैं चार्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगी। पूरा प्लांट किंगडम एट अ ग्लांस आपकी आंखों के सामने क्या हो जाएगा, आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें डिवाइड करना। देखो, पहले हेडिंग आएगी आपकी प्लांटे, पहला सब क्लासिफिकेशन कौन सा है, वेदर द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। हम कह सकते हैं whether the body is differentiated or non-differentiated, ठीक है। उसमें क्या है, मेरे पास दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। पहला लिख सकती हूं
बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। उसके अंदर कौन सा आता है? उसके अंदर आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलो मतलब थैली की तरह है, चपटा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। फाइटा मतलब प्लांट्स। और एक होता है बॉडी, एक रिदम में चलेंगे, बॉडी डिफरेंशिएटेड, बॉडी डिफरेंशिएटेड, बॉडी डिफरेंशिएटेड। अब बॉडी डिफरेंशिएटेड के अंदर भी हमने दो तरीके से सब क्लासिफिकेशन निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं स्टूडेंट? वैस्कुलर टिश्यू देखो, प्लांट बॉडी क्या है? डिफरेंशिएट हो गई है। किसमें डिफरेंशिएट हो गई है? रूट में, आइदर स्टेम में और लीफ में। ये एक जनरल सिनेरियो में लिख रही हूं, जनरल सिनेरियो में क्या कर रही हूं? लिख रही हूं, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि अगर बॉडी डिफरेंशिएट हो गई है तो उसके लिए क्या है? देखो, बॉडी तीन तरीके से डिफरेंशिएट हो रही है, तो हर पार्ट को सरवाइव करने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए। तो उस फूड एंड वाटर के लिए वी हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच एक्चुअली कंडक्ट द फूड एज वेल एज वाटर। पर फूड एंड वाटर कंडक्शन होगा किससे? इन तीनों से ही तो होगा। उसमें तो है ही नहीं डिफरेंशिएशन, तो जो चीज डिफरेंशिएट ही नहीं है उसमें मैं कैसे वैस्कुलर टिश्यू डाल दूं? इसमें तो डिफरेंशिएशन है ना, इसलिए मैं वैस्कुलर टिश्यू डालूंगी। वैस्कुलर टिश्यू मतलब प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो क्या करता है? देखो, जाइलम किसमें मदद करता है? जाइलम मदद करता है कि रूट्स क्या करें? सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करें और फिर पूरे स्टेम और लीफ में क्या करें? पानी को कंडक्ट कर दें, पानी को कंडक्ट कर दें, ठीक है। और फूड भाई वाटर की हेल्प से अब लीफ ने फूड बना लिया भाई, रूट स्टेम एंड लीफ, रूट स्टेम एंड लीफ। तो रूट ने पानी खींचा जाइलम के थ्रू और कंडक्ट कर दिया जाइलम के थ्रू। उसके बाद स्टेम तो एक इंटरमीडिएटर है लीफ से रूट में सामान को एक्सचेंज करने में और रूट को लीफ के बीच में सामान एक्सचेंज करने में। तो लीफ ने खाना बना लिया भाई। लीफ के अंदर ही तो आपके सेल हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वाटर आएगा, सनलाइट आएगा और फूड प्रिपेयर हो जाएगा, ग्लूकोज स्टोर हो गया। अब ग्लूकोज क्या सिर्फ लीफ को चाहिए? नो, फूड इज रिक्वायर्ड बट ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई प्लांट एज अ प्लांट इज मल्टी सेलुलर। तो लीफ क्या करती है? अपने अंदर एक कंडक्टिंग टिश्यू रखती है वैस्कुलर टिश्यू के फॉर्म में, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो भी फूड लीफ बनाती है उसे नीचे ले जाकर सारे पार्ट्स में क्या कर देता है? कंडक्ट कर देता है। पर जब तक बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होगी ये पार्ट्स भी नहीं आएंगे। तो उस बेसिस पर बॉडी डिफरेंशिएट तो हो गई है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू अभी भी एब्सेंट है। बॉडी डिफरेंशिएट तो हो गई है पर वैस्कुलर टिश्यू अभी भी एब्सेंट है। एब्सेंट वैस्कुलर टिश्यू, एब्सेंट वैस्कुलर टिश्यू। उसके अंदर कौन सा आता है? उसके अंदर आता है ब्रायोफाइटा। उसके अंदर कौन सा आता है? ब्रायोफाइटा। क्या आता है स्टूडेंट्स? ब्रायोफाइटा। क्या आता है? ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो एब्सेंट वैस्कुलर टिश्यू, इसमें क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट वैस्कुलर टिश्यू, प्रेजेंट वैस्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने? ये चार्ट आपको इतना समझ में आया? अब देखो, बॉडी डिफरेंशिएट है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, ब्रायोफाइटा। बॉडी डिफरेंशिएटेड है और कॉम्प्लेक्सिटी करो, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अब क्या है स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू में भी दो तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आती है। देखो, वैस्कुलर टिश्यू है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो कुछ तो प्रोड्यूस भी करो
कुछ तो प्रोड्यूस भी करो। क्या प्रोड्यूस करो? देखो, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर सीड्स, चलो एक काम करते हैं, अपन नॉट वाला हमेशा पहले लिखना, तो इसमें भी नॉट वाला ही पहले लिखेंगे। वेस्कुलर टिश्यू है, बॉडी डिफरेंशिएट है, वेस्कुलर टिश्यू है, बट सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। सीड नहीं प्रोड्यूस्ड कर पा रहा है, सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो कैटेगरी आती है टेरिडोफाइटा। क्या आती है? टेरिडोफाइटा। क्या आती है स्टूडेंट्स? टेरिडोफाइटा। सीधी कॉम्प्लेक्सिटी, सीधी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएट है। वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू है। बॉडी डिफरेंशिएट है, वेस्कुलर टिश्यू है, सीड नहीं बना रही है। अब सीड्स प्रोड्यूस्ड, सीड्स प्रोड्यूस्ड, और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, सीड बन गए हैं, बॉडी डिफरेंशिएट है, वेस्कुलर टिश्यू है, सीड प्रोड्यूस कर रही है। फेनिरोगैम्स क्या हो गए हैं? फेनिरोगैम्स, फेनिरोगैम्स। और कॉम्प्लेक्सिटी डालो, सीड प्रोड्यूस तो हो गए, सीड प्रोड्यूस हुए, कवरिंग नहीं आई, सीड प्रोड्यूस्ड हुए, कवरिंग आई, ठीक है। तो अनकवर्ड, अनकवर्ड और नेकेड सीड्स, अनकवर्ड और नेकेड सीड्स, अनकवर्ड और नेकेड सीड्स, या फिर कवर्ड हो गए, कवर्ड या फिर इनक्लोज्ड सीड्स, कवर्ड या फिर इनक्लोज्ड सीड्स। हो सकता है अनकवर्ड, नेकेड, कवर्ड या फिर इनक्लोज। सीड तो प्रोड्यूस हो गए, ये दो तरीके के सीड है, एक पे कवरिंग है, एक पे कवरिंग नहीं है। तो जिन पे नहीं है, जिन पे नहीं है उनको नाम दिया जिम्नोस्पर्म्स। क्या नाम दिया? जिम्नोस्पर्म्स। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स मैंने? जिम्नोस्पर्म्स। और जिसमें कवर्ड है, कवरिंग है, उसको मैंने डाला एंजियोस्पर्म्स। किसमें डाला स्टूडेंट्स? एंजियोस्पर्म्स। किसमें डाला स्टूडेंट्स? एंजियोस्पर्म्स। फिर कॉम्प्लेक्सिटी डाल दो। एक सीड है, ठीक है, ये समझ लो एक सीड है, ठीक है, ये सीड है, सीड के आसपास यू हैव कवरिंग, सीड के आसपास यू हैव कवरिंग। चलो समझने के लिए आप क्या करो, एक और लाइन बना लो। ये सीड है ब्लू वाला, ये इसकी कवरिंग है, इसमें कवरिंग नहीं है तो ओनली ड्रॉ वन सीड, सिर्फ सीड है, ठीक है। अब इसमें कवरिंग है, कवरिंग के अंदर सीड है। अगर सीड के अंदर एक कॉटिलिडन है, ये आगे मैं बताऊंगी, अभी तो आप सिर्फ क्लासिफिकेशन समझो। सीड के अंदर एक कॉटिलिडन है, एक लीफ लाइक कुछ चीज पड़ी हुई है, तो मोनोकॉटिलिडन। और अगर उसी सीड के अंदर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं या टू कॉटिलिडन्स हैं, तो डाइकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन और मोनोकॉट्स, डाइकॉटिलिडन और डाइकॉट्स, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं कि एंजियोस्पर्म्स में हम ये लिख सकते हैं वन कॉटिलिडन तो हो गया मोनोकॉट्स, तो क्या हो गया? मोनोकॉट्स, या फिर टू कॉटिलिडन, या फिर हो गया टू कॉटिलिडन तो हो गया डाइकॉट्स। सबसे प्रिमिटिव थैलोफाइटा, सबसे सुप्रीम डाइकॉट्स। बॉडी डिफरेंशिएशन है, वेस्कुलर टिश्यू है, सीड प्रोड्यूसिंग है, सीड कवरिंग है, और सीड कवरिंग के अंदर भी इट इज एबल टू प्रोड्यूस टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स दैट इज डाइकॉट्स। ये पूरा चार्ट आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? आया कि नहीं आया? देखो ये नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8।
8 तरीके के प्लांट्स हम लोगों ने देखे इस पूरे क्लासिफिकेशन में। 8 तरीके के प्लांट्स हमने देखे। पूरे क्लासिफिकेशन में हमने जो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको पूरे सिनेरियो और चार्ट में कवर कर लिया। बॉडी डिफरेंशिएट है या नहीं, वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं, सीड प्रोड्यूसिंग है या नहीं, सीड आ रहे हैं तो कवर्ड है या नहीं या कवर्ड है, और कवर्ड भी है तो एक लीफ लाइफ कॉटिलीडन है या 2 लीफ लाइफ कॉटिलीडन है। दिस विल कंप्लीट द टोटल सब क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ योर प्लांटे किंगडम। अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही लेक्चर है, ठीक है। कल अपन इस चार्ट को एक नॉर्मल जो फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे और एक एक प्लांट राइट फ्रॉम थैलोफाइटा टिल द डाइकॉट्स ऑफ एंजियोस्पर्म एक एक क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। पैटर्न क्या फॉलो करना है, यही सब क्लासिफिकेशन, बॉडी डिफरेंशिएट, वेस्कुलर टिश्यू, सीड और नॉट सीड बीयरिंग, सीड कवर्ड, और ये उससे क्या है आपका जो स्टडीज है प्लांट्स की वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। अपन कोशिश क्या करेंगे कि जैसे अपन ने मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई को चार्ट फॉर्म में पढ़ा है उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? आर आई एम एबल टू क्लियरिंग द डाइवर्सिटी? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत तो आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।